हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत एमसीक्यूज़ देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है, तो आयोडीन किस में पाया जाता है ये बताना है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें हमारा आयोडीन पाया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राई जो हमारा आइडियोथायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कंठ के नीचे पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों हार्मोनों में जो मुख्य तौर पर आयोडीन खनिज पाया जाता है, आयोडीन की कमी से होने की अवस्था में घेंगा रोग हो जाता है। तो घेंगा रोग भी आयोडीन की कमी से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राई आइडियोथायरॉक्सिन हार्मोन ये हमारे कंठ में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आयोडीन से रिलेटेड। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है। तो जो हमारा ये मधुमेह यानी जो शुगर होता है या डायबिटीज़ होता है, ये जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है, ये कौन सा है बताना है, संबंधित किससे बताना है। तो ये कब होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3। रक्त में शर्करा का जब उच्च स्तर हो जाता है तब होता है। और जो रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा होती है तब होता है। और जो डायबिटीज़ के लिए जो इंजेक्शन दी जाती है उसमें इंसुलिन ही होता है, इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा होती है। तो उसे बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो ये देख सकते हैं। तो जब रक्त में शर्करा की उच्च स्तर हो जाता है तब डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ मलिटस एक बीमारी है जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज़ होता है। और इंसुलिन रक्त में चीनी की मात्रा का नियंत्रण करता है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से ही रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे वह डायबिटीज़ यानी मलिटस मेलिटिस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, हम पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो वो कौन सी ग्रंथि है ये बताना है हमें। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, परावट्टू। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो परावट्टू को ही जो हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि भी बोलते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और यह ग्रंथि पौरथ हार्मोन स्रावित करती है जो कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। पैराथायरॉयड ग्रंथि है जो। फिर हमें अंतःस्रावी ग्रंथि दी है और हार्मोन दिया है कि कौन सा ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो ये हमें इनको मिलाना है। तो इसे देखते हैं कैसे मिलाएंगे। तो जो हमारी जनन ग्रंथि होगी ये हमारा प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा। और जो पीयूष ग्रंथि होगा ये हमारा वृद्धि हार्मोन है एक। और सी का 1 यानी अग्नाशय जो है ये इंसुलिन होता है, अग्नाशय स्रावित करता है हार्मोन। फिर अधिवृक्क, ये हमारा कार्टिसोन होगा। तो ये देख सकते हैं इसे। तो प्रोजेस्टेरोन का स्राव जो होता है जनन ग्रंथियों से होता है और वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है तथा कोर्टिसोन का स्राव अधिवृक्क से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। तो ये सिलेबस में भी दिए गए हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगला है, जैसा इसमें हमारे कथन विचार करने और कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 4 यानी। तो किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने से जो सोमेट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, तो ये सही है हमारा। और जो इसका होगा हमारा चौथा, प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों की सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है। तो ये भी हमारा सही होगा। तो इसके हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तो व्यायाम करने से जो होता है हमारा सोमेट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। और तनाव के कारण अधिवृक्क ग्रंथियाँ सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित करती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और पुरुषों के विसरण में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये पुरुषों से संबंधित हार्मोन है। और ये कहाँ से होता है, वृषण से इसका स्रावन होता है। और स्त्रियों के अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। तो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ये याद रखने। फिर अगला है हमारा, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं यानी एक स्टेटमेंट दी गई है और एक कारण दिया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। और अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में जो वेसोप्रेसिन का स्त्राव बढ़ जाता है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए तो और आर तो दोनों सही है परंतु उसका एक स्पष्टीकरण नहीं है ये।
तो ये देख सकते हैं, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति विस्की पीता है तो मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, क्योंकि अल्कोहल पीने से शरीर में हमारे वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिसकी वजह से अतिमूत्र का स्राव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और यह स्पष्टीकरण भी कर रहा है उसका। क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल पीने से जो हमारे शरीर में होता है वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, यानी इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण जो बारंबारता बढ़ जाती है। फिर अगला देखेंगे हम। तो हमारा मानव विक्र के कार्य के संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें दो कार्य दिए गए हैं और बताना कि कौन सा सही होगा। तो पहला है हमारा, वृक्क के उत्सर्ग यानी अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्ति विक्री धमनी से वापस जाता है, तो ये गलत है हमारा। बल्कि जो दूसरा है ये समय है, सही है हमारा, क्योंकि बोमन संपुट के निष्पादन द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है तथा विक्री सिरा से रक्त के पास वापस भेज देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। तो जो वृक्क के उत्सर्ग के पश्चात स्वच्छ रक्त वक्री ध्वनिमनि के वापस जाता है और शारीरिक द्रव बीमन संपुट को निष्पादित होकर लघु नलिकाओं में जाता है, जहां उसे ग्लूकोज का अवशोषण होता है और पुनः विक्री सिरा में रक्त वापस भेज जाता है। इसलिए दोनों कथन हमारे सही हैं। तो इसे देख लेते हैं। इसका केवल दो नहीं होगा, दोनों कथन सही है। यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। क्योंकि वृक्क के उत्सर्ग के पश्चात स्वच्छ रक्ति विक्री धमनी को में वापस जाता है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया है, बी नहीं होना था, यहाँ पे सी होना था। फिर अगला देखेंगे हम कि मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, तो ये क्या है? ये हमारा पेप्टाइड है। इंसुलिन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन है, मधुसूदनी ही बोलते हैं इसे, जो इंसुलिन को बोलते हैं हिंदी में। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कि 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इंसुलिन का स्राव हमारे अग्नाशय के एक विशेष भाग लैंगर हैश की दीपिकाओं द्वारा होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। फिर हमें कारण दिया गया है, यानी मधुमेह वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है और मधुमेह वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो ये तो सही है, इससे ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन ये गलत होगा। वैसोप्रेसिन अभी हमने देखा था, जो अल्कोहल पीता है उससे ज़्यादा स्रावित होता है। तथ्य सही है, परंतु कारण गलत है, क्योंकि वैसोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। इस बीमारी से रोगों के शरीर में बहु मात्रा से मूत्र निर्माण होता है और रोगी को बहुत प्यास लगती है, और ये हमारे ज़्यादा अल्कोहल पीने से होता है। फिर अगला देखेंगे, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो वह है हमारा परावट्टु हार्मोन। तो देखते हैं, परावट्टु हार्मोन जो होता है परावट्टु ग्रंथि से स्रावित होता है, और यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस को नियंत्रित करता है। परावट्टु हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और फॉस्फोरस की मात्रा को कम करता है। ये क्या करता है हमारे? ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और फॉस्फोरस की मात्रा को कम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यानी लीवर का कार्य कौन सा है? तो ये हमारा यूरिया है, यानी यूरिया ही लीवर जो से बोलते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त मल का उत्सर्जन यूरिया की अवस्था में करने वाले जीव को हमारे यूरियोटेलिक कहा जाता है, और यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम विषाक्त और जल कम घुलनशील होता है। और यूरिया जो होता है यकृत कोशिकाओं द्वारा डीअमीनेटेड अमीनो एसिड से यूरिया चक्र द्वारा बनता है। फिर अगला देखेंगे हम, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्नलिखित विशेषता नहीं है, तो वह है अरक्तता। तो कशेरुकियों में जो सीसा यानी लेड की विषाक्तता से मेठ जो हीमोग्लोबिन तांत्रिकी दोष तथा वृक्क विकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य हैं। तो उसे अग्नाशय बोलते हैं। ये बहिस्रावी भी होता है और अंतःस्रावी भी होता है। तो अग्नाशयी एक ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। इंसुलिन का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में होता है तथा पाचक एंजाइमों का स्रावण बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ग्रंथि दोनों तरीके से कार्य करती है। तो अग्नाशय है और बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। जो इंसुलिन का स्रावण करती है या अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में करती है, तथा जो पाचक एंजाइम जो पाचक एंजाइम का स्रावण है ये भी ये करती है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव का नियंत्रित करती है? तो वह है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह हमारी पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि का स्रावण जो होता है हाइपोथैलेमरन द्वारा नियंत्रित होता है,
भूख, प्यास, शारीरिक तापमान का नियंत्रण, ये सब हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। फिर अगला देखेंगे हम, जब जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसकी संक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो ये हमारा अर्शुकारी ग्रंथि के कारण होता है। तो जब कोई व्यक्ति रोता है तो अश्रु ग्रंथि की सक्रियता से आंख तथा नाक के जल का स्रावण होने लगता है। दुख, भय तथा खुशी के समय अश्रु ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारा कि ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो ये कहाँ होता है? ये अधिवृक्क अंतस्थ से होता है। तो इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो यह है एडिनो कॉर्टिकोडॉर्पिक हार्मोन है का स्रावण पीयूष ग्रंथि के एट्रियंटल लोब से होता है। तो देख सकते हैं इसे। तो इसका पीयूष ग्रंथि से होता है। इससे बी की जरूरत नहीं, इस बी नहीं होगा, सी होगा, पीयूष ग्रंथि से होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो वह हमारा कीटोन निकाय है। तो कीटोन निकाय सूत्र जो होता है अनियमितता को दर्शाता है। यह मूत्र का विशेष तत्व है। मूत्र में जब कीटोन उपस्थित होता है तो इसे कीटोन्यूरिया कहते हैं। फिर अगला है हमारा, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्थ यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो यह थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। तो मानव कंठ में पाई जाने वाली थायराइड उपास्थि को एडम्स एप्पल कहा जाता है। यह स्वर संयंत्र की प्रक्रिया स्थान है। फिर अगला है हमारा, ग्रेव का रोग किसके कारण होता है? तो ग्रेव रोग जो होता है ये थायराइड ग्रंथि की जो होता है अति सक्रियता के से होता है ग्रेव का रोग। तो थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता से ग्रेव नामक जो रोग हो जाता है हमारा, और इसे हाइपरथायराइडिज्म भी बोलते हैं, यानी हाइपरथायराइडिज्म भी बोलते हैं। तो इसे पढ़ सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर की उत्तेजना से कौन सा होता है हमारा, ये बताना है। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो होता है सी, अधिवृक्क से होता है उत्तेजना। फिर अगला देखेंगे, तो मानव विक्र के जो ऊपरी भाग को अधिवृक्क नामक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को एड्रीनल और नाई एड्रीनल नामक हार्मोन साबित होता है, और इन हार्मोन को ही फाइट और फ्लाइट का हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे बोला जाता है? तो यही है एड्रीनालिन और नाई एड्रीनालिन। फिर अगला है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है हमारी थायराइड यानी अवटु। तो हमारे शरीर में थायराइड नामक ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी होती है। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन साबित होता है, यह शरीर में वृद्धि करता है। फिर हमारा इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये एफ बेंटिंग ने किया था। तो इंसुलिन का श्रावण अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा होता है, और इस हार्मोन का आविष्कार जो करा था एफ बेंटिंग द्वारा किया था। अग्नाशय से होता है बीटा कोशिकाओं द्वारा। फिर अगला हमारा, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये हमारा यूरोक्रोम के दौरान होता है। तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण ही पीला वर्ग प्रदान करता है वर्ण। और मूत्र का विशेष गंध जो होता है यूरोनोट के कारण होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि गंध किसके कारण होती है? यूरोनोट के कारण, और रंग यूरोक्रोम के द्वारा। फिर अगला हमारा, गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो ये नेफ्रॉन है इसकी कार्यात्मक यूनिट। तो गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। वृक्क का कार्य निस्पंदन द्वारा विषाक्त पदार्थ का निष्कासन तथा उपयोगी घटकों को पुनः अवशोषण है। फिर हमारे निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न हमारे कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो वह हमारा विक्र यानी वृक्क के पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट पदार्थ शरीर से उत्सर्जित होते रहते हैं। और रक्त के पीएच का नियमन भी करता है। फिर अगला हमारा, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो ये हमारा एल्ब्यूमिन है। मूत्र का विशेष घटक एल्ब्यूमिन होता है, और रुधिर प्लाज्मा का भी एक भाग है। और जो मूत्र में 95% जल होता था, तो यूरिया जो होता है 2.6% होता है। फिर हमारा, एल्कोहल के निरावसन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? तो अल्कोहल के लिए कौन उत्तरदायी है? यकृत, लीवर। तो यकृत जो होता है अल्कोहल के निरावसन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावसन करता है। फिर हमारा, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा। जो किडनी के कारण ही रक्त को पृथक किया जाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, पूछे। देख सकते हैं इसमें जो यूरिया होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया के द्वारा रुधिर से गुर्दे किडनी द्वारा पृथक किया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर के बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है।
फिर अगला है हमारा, मानव के गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो ये हमारे एक्सक्रीशन के अंग हैं, यानी उत्सर्जन अंग है। तो मानव में गुर्दे और किडनी जो है उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं, और रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य है। फिर हमारा, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बी हो जाए लगभग 1200 cc। तो देख सकते हैं, वृक्क जो मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। और मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दीली करता है, और वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc रक्त प्रवाहित होता है। फिर हमारा, अपोहक जिसके हृदय कार्य संपादन प्रयोग होता है वो कौन है? तो वह हमारा वृक्क यानी किडनी। तो जब वृक्क किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात उसमें उत्सर्जित पदार्थ को अलग करने के लिए अपोहक डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, यानी किडनी का कार्य कौन नहीं, ये बताना है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये हमारे अग्नाशय का कार्य होता है। तो अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य तीनों कार्य जो है ये मानव गुर्दे के हैं। कई हार्मोन का स्रावण करता है, और जल में शर्करा, रक्त में जल की मात्रा और यूरिया को छानकर बाहर करना, ये सब इसके कार्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो पहले भी देख लिया है, इसे देख लेते हैं। जो पहले का होगा 3, यानी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये महिला में पाया जाता है। और बी का हो जाएगा 4, यानी टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे पुरुष में पाया जाता है। और सी का 1, यानी थायरॉक्सिन या थायराइड हो जाएगा। और इंसुलिन हमारे अग्नाशय है। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर अगला है हमारा, अगर हमारे अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इससे इंसुलिन और जो हमारा ग्लूकागोन नहीं बनेगा। तो ये देख सकते हैं। फिर मधुसूदनी यानी इंसुलिन हार्मोन एक क्या है? तो ये हमारे वसीक एसिड है। तो इंसुलिन अग्नाशय यानी पैक्टोज के अंतःस्राव लेगरहंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं से साधित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। राशि संरचना की दृष्टि से पेप्टॉइड हार्मोन है। तो पेप्टॉइड है, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, तो पेप्टॉइड हो गए। फिर अगला है हमारा, इंसुलिन में से निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता इसमें उपस्थित होता है इंसुलिन में। फिर हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन हमने देख लिया है। फिर अगला देखेंगे, तो इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? एक इंसुलिन जो होता है प्रैक्यूलर अर्थात अग्नाशय में उपस्थित भाग लेंगे हैं, इसकी बीटा कोशिकाओं से विभाजित होने वाला एक पेप्टॉइड है। पेप्टॉइड प्रोटीन बोलते हैं इसे। तो पेप्टॉइड और प्रोटीन है ये, जिसकी रचना जो होती है 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।